आज यूपीएससी मेंस 2022 का एक टॉपिक है, एस्से का, निबंध का। टॉपिक का नाम है इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। अभी 2022 निबंध यूपीएससी का टॉपिक हम ले रहे हैं और सेक्शन बी का चारों टॉपिक कर चुके हैं। सेक्शन ए का 2 टॉपिक हो चुका है, 2 टॉपिक और बचा है, जिसमें एक टॉपिक ये है इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। ठीक है, इस पर व्यवस्थित रूप से शुरू करने के पहले थोड़ा सा माहौल बनाते हैं आप लोगों को, इसको सरल करते हैं। ठीक है, ताकि आसानी से आप समझ सके, आप लोगों को बोझिल ना लगे। व्यक्ति 2 तरीके से काम करता है, 2 चीज के सहारे काम करता है। कोई भी व्यक्ति दुनिया में, उसको आसानी से हम समझा रहे हैं, बहुत आसानी से। एक यहां से दिल से और एक दिमाग से। ठीक है, एक दिल से और एक दिमाग से। जब दिल लगाते हैं तो क्या कहते हैं? तुझे उजाला मिल सके अगर तो मैं ये घर भी जला दूंगा। ठीक है, क्या? तेरी आंखों की चाहत में मैं दुनिया भुला दूंगा। ये क्या लगाना हुआ? दिल। और जब दिमाग लगाते हैं तो तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। बहुत लंबी है जमी, मिलेगी लाखों हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। ये क्या लगाया मैं? दिमाग। और तेरी यादों की चाहत में, तेरी आंखों की चाहत में मैं दुनिया भुला दूंगा। घर मिल सके तुझे उजाला तो ये घर भी मैं जला दूंगा। इसमें क्या लगा है? दिल। रूमानी मनुष्य दिल लगाता है और वैज्ञानिक मनुष्य दिमाग लगाता है। तो जाही बात, अब आसान हो गया। तो ये क्या कहता है कि जो वैज्ञानिक मनुष्य है, यानी जो तर्क विवेक से काम लेता है, वही जीतता है, वही इतिहास लिखता है। क्या? वही इतिहास लिखता है। और जो भावना में जीता है, कल्पना में जीता है, वो क्या है? हारता है। समझ में आई बात? सरल हो गया? टफ लग रहा होगा, क्या कह रहा है? आसान हो गया है? ये दिल और दिमाग के बीच संघर्ष की कहानी है। तो क्या होना चाहिए? कंक्लूजन भी अभी सुन लीजिए। होना क्या चाहिए? दिल लगाना चाहिए या दिमाग? दिमाग। है दोनों। तो कब दिल लगे और कब दिमाग लगे? केवल दिल के सहारे नहीं जिया जा सकता है। अब ये गाना है कि अगर मिल सके उजाला तुझे तो मैं ये घर भी जला दूंगा। तो घर ही जला दोगे तो रहोगे कहाँ? ठीक है? इसमें क्या लगा है? केवल दिल लगा है। दुनिया केवल वहीं तक सीमित नहीं है कि घर को जला दीजिएगा आप किसी की चाहत में। ठीक है, चाहत का विस्तार होना चाहिए। एक शायरी है, एक लफ्ज मोहब्बत का अजब फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। मतलब अगर प्रेम संकुचित हो, लगाव अगर संकुचित हो तो किसी एक व्यक्ति के प्रति होता है, और अगर लगाव या प्रेम का विस्तार कीजिए तो पूरी दुनिया के प्रति, दुनिया के तमाम जीव जंतु प्राणी राष्ट्र देश समाज राज्य सबके प्रति। तो ठीक है, यहां कह रहा है कि इतिहास वही लिखता है जो दिमाग लगाता है। ठीक है, यही ना कह रहा है वैज्ञानिक मनुष्य। इतिहास क्या है? वैज्ञानिक मनुष्य के रूमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का सिलसिला है। ये यही कह रहा है ना कि जो दिमाग लगाता है, दिल लगाने वालों पर हमेशा जीतता है। ठीक है, तो दिमाग जब हम लगाने लगते हैं तो बहुत कुछ होता है। भ्रष्टाचार होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है, नस्लवाद होता है, जातिवाद होता है। सॉरी, ये दिमाग लगाते हैं तो क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, ब्लैक मनी, आतंकवाद, बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगी। तब फिर हम दिल लगाने लगते हैं, फिर लौटते हैं अध्यात्म की तरह, योगा की तरह, ठीक है, गीता की तरफ। समझ में आ रही बात? तो
अंतिम में कंक्लूजन इसका यही निकलेगा कि दिल और दिमाग दोनों का समन्वय होना चाहिए। वैज्ञानिकता और रोमानियत दोनों का समन्वय जीवन में होना चाहिए, समाज में होना चाहिए। केवल वैज्ञानिकता के सहारे ही सभ्यता का विकास संभव नहीं है, और केवल रोमानियत के सहारे ही सभ्यता का विकास संभव नहीं है। एक व्यक्ति के जीवन में दोनों की जरूरत है। हमेशा दिमाग नहीं लगाना चाहिए और हमेशा दिल भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, मिलेंगे लाखों हंसी, एक तू ही सनम, अकेली तो नहीं। ठीक है, तो पहले अब सरल हो गया, आसान हो गया टॉपिक। अब देखना है कि इतिहास में किसने दिमाग लगाया और किसने दिल लगाया। इतिहास ही कह रहा है ना, तो किसने दिमाग लगाया और किसने दिल लगाया? सोचिए, चाणक्य ने क्या लगाया, पृथ्वीराज चौहान ने क्या लगाया था? दिल। क्लियर हो गया टॉपिक? हाँ, क्लियर हो गया। आइंस्टीन ने क्या लगाया? दिमाग। लेकिन वो दिमाग बहुत कुछ दिया, ऊर्जा दिया, लेकिन वो दिमाग बहुत ज्यादा बढ़ गया तो क्या हो, परमाणु बम बन गया, विनाशक भी हो गया। समझ भाई बात है? माता पिता की सेवा करते हैं तो वहां क्या लगाते हैं? दिल। और दिमाग अगर लगाने लगे तो माता पिता की सेवा करके क्या होगा? क्यों पैसा खर्च करना, आखिर मिलेगा क्या? मरने के बाद जन्नत जहन्नम कुछ नहीं होता है। एक समय इन्होंने, माता पिता ने अपने सुख के लिए हमें पाला पोसा, हम क्यों खर्च करें? हमारे भी बाल बच्चे हैं। तो हर जगह दिमाग नहीं लगता है और हर जगह दिल भी नहीं लगता है। समझ भाई बात? ज्योति मौर्य और कौन है सोशल मीडिया पर वायरल है, क्या है उसका, उसके हस्बैंड का नाम है? दोनों में जो संघर्ष है वो दिल और दिमाग के बीच संघर्ष की कहानी है, नहीं है? समझ भाई बात? और दोनों ने उसके दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाकर काम नहीं लिया, संतुलन खो बैठा दोनों ही। तो दिल से मजबूर हो गई, किसी और की हो गई। ठीक है, ये दिमाग लगा रहा है अभी भी कि वो मेरी होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। क्या करना चाहिए? ठीक है, ये स्वेच्छापूर्वक ये शांति से, संयमित तरीके से अलग अलग रास्ते अपना लेना चाहिए कि इतना बड़ा बखेड़ा करने का की जरूरत नहीं है। अब सभी लड़की ज्योति मौर्य की तरह नहीं होती है, सभी लड़के उसके हस्बैंड की तरह नहीं होते हैं। अब उस एक लड़की के कारण बहुत सारी लड़कियां बदनाम हो गई, नहीं हो गए? तो हम लोग इतिहास में देखेंगे। अब आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक सरल हो गया। कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे बदल गए। सुनो, एक और शायरी है, कुछ लोग हैं कि वक्त के साथ ढल गए, कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे बदल गए। वक्त के सांचे कौन बदलता है? विजेता। ठीक है, इतिहास कौन लिखता है? विजेता। जो जीतता है वही इतिहास लिखता है, और वही वक्त का सांचा बदल देता है, वक्त का मानक बदल देता है। ठीक है, तो ये टॉपिक यही है। एक और शायरी है, शायरी सुना रहे भूमिका के लिए, और केवल सुनिए नहीं, लिखिए भी। ये देखो, आनंद की चर्चा कर रहे थे, आनंद आ गए। लीक ही सब चले, लीक ही चले कपूत, लीक छाड़ी तीन चले, शायर शेर सपूत। कई बार बोले है ना। समझ में आई बात? तो ये टॉपिक क्या है? दिल और दिमाग के बीच संघर्ष की कहानी है। अब देखना है कि इतिहास में किसने दिल लगाया और किसने दिमाग लगाया, दिल लगाने का परिणाम क्या हुआ और दिमाग लगाने का परिणाम क्या हुआ, और अंत में हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे? दोनों में समन्वय होना चाहिए। केवल दिल के सहारे ही जिया नहीं जा सकता है, दिल मत या रोमानियत, केवल रोमानियत के सहारे जिया नहीं जा सकता है, और केवल दिमाग के सहारे, तर्क के सहारे, विवेक के सहारे। हर जगह तर्क लगाना नहीं चाहिए, हर जगह तर्क नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब टॉपिक का एनालिसिस करें उसके बाद। अच्छा, आप लोग की शिकायत रहती है कि लिखवाते नहीं है। लिखवाए या बोलते चले, आप लोग लिख लीजिएगा, धीरे धीरे बोलते जाते हैं, लिखते जाइए। ठीक है, धीरे धीरे बोलते जाते हैं, लिखते जाइए। पहले तो हम एनालिसिस करते हैं, क्या है टॉपिक, क्या है? ये यूपीएससी 2000
22 निबंध का पेपर है, इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के मानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला। ठीक है, हिस्ट्री इज ए सीरीज ऑफ विक्ट्रीज won by the scientific man over romantic man। अंग्रेजी में क्या है? हिस्ट्री इज ए सीरीज ऑफ विक्ट्रीज won by scientific man over the romantic man। लिख लीजिए, ये भी अंग्रेजी भी लिख लीजिए। जहां तक इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य का रोमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। हिस्ट्री इज ए सीरीज ऑफ विक्ट्रीज won by the scientific man over romantic man, over the romantic man। इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य का रोमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। हिस्ट्री इज ए सीरीज ऑफ विक्ट्रीज won by the scientific man over the romantic man। रोमांटिक मैन हो गया। अब यहां पर देखिए कीवर्ड क्या है? इतिहास है। पहले क्या करना है? कीवर्ड, तरीका और याद है ना? वैज्ञानिक मनुष्य और रोमानी मनुष्य, इसको समझना है, इसको समझना है ना। तो इतिहास क्या है भाई? सिंपल, ज्यादा जटिल तरीके से नहीं समझना है। इतिहास की परिभाषा बहुत सारी है। सिंपल परिभाषा ये है कि इतिहास अतीत के महत्वपूर्ण घटनाओं का कालानुक्रमिक मतलब कालक्रम से विश्लेषण है। क्या इतिहास? अतीत के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण घटनाओं का कालानुक्रमिक विश्लेषण या अध्ययन है। ठीक है, इतिहास मतलब ये हुआ ना। लिखते भी जाइए, अस्थिर से बोल, अब कहेंगे लिखने के लिए तब लिखिएगा। पहले इतिहास को समझते हैं। इतिहास अतीत की महत्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक यानी जीवन के हर एक पहलू में दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण घटनाओं का कालानुक्रमिक अध्ययन एवं विश्लेषण है। ठीक है, आगे बढ़े। अब कह रहा है इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य का रोमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। तो वैज्ञानिक मनुष्य कौन होता है भाई? वो भी समझेंगे, तब न देखेंगे इतिहास में जाकर वैज्ञानिक मनुष्य कौन होता है और रोमानी मनुष्य कौन होता है। ठीक है, हम यहाँ फिगर बना रहे हैं और बोल भी रहे हैं। आप लोग फिगर भी बनाइए और लैंग्वेज में लिखिए भी जो बोल रहे हैं। अब बात करेंगे वैज्ञानिक मनुष्य कौन होता है और रोमानी मनुष्य कौन होता है। ठीक है, वैज्ञानिक मनुष्य तर्क के आधार पर काम करता है और रोमानी मनुष्य भावना के आधार पर कार्य करता है, कल्पना के आधार पर कार्य करता है। ये तर्क, वैज्ञानिक मनुष्य तर्क के आधार पर कार्य करता है, विवेक के आधार पर कार्य करता है, ये प्रमाण खोजता है, ये यथार्थ पर नजर रखता है। कौन? वैज्ञानिक मनुष्य। यथार्थ मतलब जो सच है, जो है, और ये आदर्श, ये सच की तरफ देखता है और ये स्वप्न में रहता है, स्वप्नशीलता इसमें होती है। स्वप्नदर्शी कौन होता है? रोमानी मनुष्य, जो आस्था, विश्वास, धर्म आदि के सहारे कार्य करता है। वैज्ञानिक मनुष्य
दूरदर्शिता होती है, तर्क, विवेक, प्रमाण, यथार्थ पर वह केंद्रित रहता है। कौन? पृथ्वीराज ने तर्क नहीं किया, उसने दिल लगाया, रूमानियत, भावना में बह गए, शरणागत वत्सल है। घोड़ी हार चुका है, इसे मारना ठीक नहीं है। क्या क्या पृथ्वीराज चौहान ने मुक्त कर दिया। परिणाम क्या हुआ? ये भावना से काम लिया। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। दूसरी बार घोड़ी आया तो किससे काम लिया? वाघ से। तो जीता कौन है? घोड़ी। इतिहास लिख दिया घोड़ी ने, गुलाम वंश की नींव डाली ना, और लंबे समय तक चला, इसलिए कहा गया इतिहास। अब इसे बहुत सरल है, इतिहास पढ़े ही है ना, इतिहास में खाली समझ जाइए, उसके बाद इतिहास में हर एक युग का विश्लेषण करते जाइए। प्राचीन भारत का, प्राचीन विश्व का, मध्यकालीन भारत का, मध्यकालीन विश्व का, आधुनिक कालीन भारत का, आधुनिक कालीन विश्व का, सबका, और महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्लेषण करते जाइए। सब जगह यही देखिएगा कि वैज्ञानिक मनुष्य का रोमानी मनुष्य पर जीत हुआ है। ठीक है। अकबर ने पानीपत के युद्ध में हेमू को पराजित किया ना, लेकिन जब हेमू जीत ही गया था, हेमू जीत गया था ना, संयोग से हेमू की हार हुई थी। अब जब हेमू हाथी पर से गिर पड़ा, ये घटना जानते हैं ना, तीर लगा, अंतिम में कहीं से तीर आकर लग गई, तो हेमू के कहिए दुर्भाग्य से वह क्या हुआ, जीत चुका था युद्ध, जीतते जीतते हार गया, और वो कहीं से हाथी पर से गिर गया। बैरम खान और अकबर दोनों के सामने हेमू था गिरा हुआ। ठीक है। अकबर ने रोमानियत दिखाया कि नहीं, छोड़ दिया जाए, इसको मारा नहीं जाए। बैरम खान ने तर्क से काम लिया, अगर छोड़ दिया तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। क्या किया बैरम खान ने? क्या किया बैरम खान ने? हेमू का कत्ल कर दिया। समझ आई बात? और इतिहास लिखा बैरम खान के संरक्षण में अकबर ने। अगर अकबर की रोमानियत वहां काम आती तो हो सकता था हेमू फिर से लौट आता, इतिहास फिर अलग होता। समझ में आई बात? तो ये क्या हुआ? वैज्ञानिक मनुष्य कौन होता है? जो तर्क, विवेक, प्रमाण, यथार्थ, सच के आधार पर कार्य करता है, जिसके पास रणनीति होती है कुछ करने की, योजना होती है, ये कल्पना में रहता है, स्वप्न में रहता है, आस्था, विश्वास, धर्म, आदर्श के सारे रोमानी मनुष्य। अब एक ही व्यक्ति के जीवन में दोनों होता है कि नहीं? होता है? कभी कभी आप अपने प्रिय पात्र को पाने के लिए तर्क के द्वारा रणनीति बनाते हैं, और कभी कभी भावना से काम लेते हैं। तुम मुझे न चाहो तो कोई बात नहीं, किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। ठीक है। यहां ये हो गया, तुझे उजाला मिल सके घर तो मैं ये घर भी जला दूंगा, ये हुआ। आज जब सोची समझी नीति के तहत काम, ये क्या कहते हैं उसको, ट्रैप में लेने का कार्य करते हैं, कोई भी लड़की लड़का को, या कोई भी लड़का लड़की को, जैसे फिल्मों में कभी कभी दिखाया जाता है ना, कि जो कोई हीरो चाहता है हीरोइन को, हीरोइन नहीं के शीशे में उतरती है, तो क्या करता है वो, कोई गुंडा भेजता है हीरोइन को छेड़ने के लिए। अच्छा, वो गुंडा मतलब गुंडा उसका फ्रेंड होता है, छेड़ता है हीरोइन को, उसी समय हीरो आकर क्या करता है, हाँ, बचाता है, और अपने ही दोस्त को जो गुंडा बना हुआ उसको पीटता है। तो यहाँ वैज्ञानिक मनुष्य आ गया, और रोमानियत भी है। तो एक ही व्यक्ति के जीवन में दोनों होता है। जहां आप दिल लगा रहे हैं समझिए रोमानियत, और जहां दिमाग लगा रहे हैं समझिए वैज्ञानिक। और दोनों में क्या होना चाहिए? समन्वय। दिल लगाइए किसी से, दिल लगाना बुरी बात नहीं है, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी किसी से दिल लगा के तो देखो, दिल लगाना है। लेकिन अगर कोई दिल लगी कर रही है तो रुकना नहीं है। एक जमाने में तू ही क्या है, तू नहीं तो कोई और सही, इस जमाने में सनम तू ही अकेली तो नहीं। ठीक है। जब आप दिल लगाते हैं
और कोई दिल लगी समझ रहा है या समझ रही है, तो क्या करना चाहिए? ज्यादा देर तक दिल लगाना क्या है? समय और वक्त, समय और ऊर्जा की बर्बादी है। ठीक है, प्रकृति हमें सिखाती है हर क्षण हर चीज परिवर्तनशील है, ठहराना नहीं है। प्रेम में क्या होता है? भावना में ठहराव होता है और इसमें गतिशीलता होती है। रूमानी मनुष्य जैसा है वैसा ही रहने देना चाहता है। नहीं, रूमानी मनुष्य का बस चले तो प्रेमी और प्रेमिका, कोई प्रेमी चाहता है कि प्रेमिका बूढ़ी हो, कोई प्रेमिका भी नहीं चाहती है कि प्रेमी बूढ़ी हो। लेकिन वैज्ञानिक मनुष्य समझता है कि सूरत से अगर प्रेम करे ये तो एक दिन ढलना है, सीरत भी देखना जरूरी है। कौन कहेगा देखेगा ये, और ये क्या देखेगा? केवल सूरत। दिल लग गया तो लग गया। समझ में आई बात? हाँ, तेरी आशिकी पे नहीं तेरी सूरत पे हम मरते हैं, यही है। अच्छा, सुनना नहीं है हमको। आज इसी का क्लास है। टॉपिक सरल हो गया ना? हाँ, आसानी से समझते जाओगे। तो ये अमूर्त विचार आधारित जो है या विचार आधारित जो भी टॉपिक है, अमूर्त अवधारणा पर आधारित या विचार आधारित होता है बहुत सरल। केवल उसको उसका अर्थ समझना है, तात्पर्य समझना है, और समझने का तरीका, समझाने वाले का भी तरीका एकदम सरल होना चाहिए। हम कहाँ से शुरू किए? दिल और दिमाग से। तो आप लोग खेलते हैं, हमेशा खेलते रहते हैं ना, आसानी से समझ गए। तो ये हो गया वैज्ञानिक मनुष्य का तात्पर्य। क्या होता है? जो तर्क, विवेक, यथार्थ, जो सच है के आधार पर कार्य करता है। उसके पास हर कार्य को करने के लिए एक रणनीति होती है, योजना होती है। ठीक है, वह जीवन की चुनौतियों का सामना करता है, और जो समस्याएं हैं वह ईश्वर पर छोड़ता नहीं है। उन समस्याओं को अपने पुरुषार्थ के द्वारा हल करने का प्रयास करता है। और रूमानी मनुष्य क्या है? भावना, कल्पना, आदर्श में जीता है, सपने देखता है, हमेशा दिल लगाता है। ठीक है, तो ये रूमानियत भी अधिक खतरा का सूचक है और ये भी अधिक खतरा का सूचक है। अब तो अगर मान लीजिए हम समझा भी रहे और समझिए लिखा भी रहे, सबसे पहले हमको क्या करना है? भूमिका में अगर ऐसा टॉपिक आए तो सबसे पहले आप रफ कीजिए, रफ में समझ लीजिए, और भूमिका में टू द पॉइंट इसका अर्थ पहले तात्पर्य समझा दीजिए। है का तात्पर्य क्या हुआ? मानव सभ्यता के अतीत में वैज्ञानिक मनुष्य जो तर्क, यथार्थ, विवेक, प्रमाण, रणनीति के आधार पर कार्य करते हैं, वे हमेशा रूमानी मनुष्य जो भावना, कल्पना, आदर्श, स्वप्नशीलता, पारलौकिकता, पारलौकिकता समझ ना, परलोक, स्वर्ग, नरक के आधार पर कार्य करते हैं और जीत हासिल करते हैं। कौन जीत हासिल करते हैं? ठीक है, पाषाण युग से लेकर परमाणु युग तक, लिखते भी जाइए, पाषाण युग से लेकर आज परमाणु युग तक प्रायः तर्क, विवेक और रणनीति के आधार पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक मनुष्य की जीत हुई है और उन्होंने ही इतिहास लिखा है। अतीत ऐसे ही व्यक्तियों के द्वारा गठित हुआ है, इतिहास ऐसे ही व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया है। रोमांटिक व्यक्ति, वैज्ञानिक व्यक्ति वह होता है, मतलब तरह तरह से समझा रहे हैं। ठीक है, वैज्ञानिक व्यक्ति वह होता है जो तर्क, वास्तविकता, यथार्थ, रणनीति के आधार पर कार्य करता है, जो चुनौतियों का सामना अपने पुरुषार्थ के आधार पर करने का प्रयास करता है। रोमांटिक व्यक्ति वह होता है
जिसमें स्वप्नशीलता होती है, जो सपने देखता है, जो भावना कल्पना में जीता है, आशा विश्वास और भावनाओं से भरा होता है। ठीक है, सरल शब्दों में क्या कह सकते हैं? वैज्ञानिक मनुष्य तर्क विवेक और रणनीति के आधार पर कार्य करता है, और रोमांटिक मनुष्य कल्पना भावना आस्था विश्वास के आधार पर कार्य करता है। और अतीत में जीत उनकी हुई है जो तर्क विवेक और रणनीति के आधार पर कार्य करते रहे हैं। इसको सरल भाषा में मैंने कहा कि जीत उनकी हुई है जो दिमाग लगाता है, हार उनकी हुई है जो दिल लगाता है। हाँ, अब वो मेन बॉडी में आएंगे, अभी भूमिका समझा रहे हैं, समझो बात को। ठीक है, अब ठीक, ये तरीका ठीक है ना? हाँ, समझा भी रहे और लिखा भी रहे। अब समझाने के क्रम में बहुत सारी बातें बोलेंगे, आप लोग लिखते भी जाइएगा और उसमें काटते भी जाइएगा। आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है निवेदिता? आ रही है ना? ठीक है, अब ये हो गया भूमिका। ठीक है, और भूमिका में थोड़ा और नीचे आइए। अब कह रहा इतिहास, ये तो वैज्ञानिक मनुष्य और रोमांटिक मनुष्य का तात्पर्य क्या होता है, वैज्ञानिकता और रोमानियत का तात्पर्य क्या होता है, ये बताया मैंने। अब लिखिए, इतिहास किनके द्वारा लिखा जाता है? विजेताओं के द्वारा। चेंज करके, इतिहास विजेताओं के द्वारा, विजेता व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया है, लिखा जाता है। और इतिहास हमेशा विजेता व्यक्तियों को ही याद रखता है, पराजित होने वालों को नहीं। वैज्ञानिक व्यक्ति के पास ठोस रणनीति होती है, वैज्ञानिक मनुष्य के पास ठोस रणनीति होती है, इसलिए वह हमेशा जीतता है। और ऐसा मनुष्य ही देश और समाज के इतिहास की दिशा और दशा को प्रभावित करता है। एक शायरी यहां पर दे सकते हैं, कुछ लोग हैं कि वक्त के साथ ढल गए, कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे बदल गए। तो वक्त के सांचे बदलने वाला कौन होता है? जो विजेता होता है, और वही इतिहास लिखता है। जिसने भी खुद पर खर्च किया है उसी को लोगों ने गूगल पर सर्च किया है। जिसने भी खुद को, कुछ लोग हैं कि वक्त के साथ ढल गए, मतलब जो चल रहा है जैसा चल रहा है उसी के साथ ढल गए। कुछ लोग हैं कि वक्त के सांचे बदल गए, वक्त का पैमाना बदल दिया कुछ लोगों ने। जैसे बुद्ध, कबीर, सांचा बदला ना। महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, महान व्यक्तियों ने समय का सांचा मानक बदल दिया। राजा राम मोहन राय ने कहा ना, सती प्रथा वैज्ञानिक नहीं है। क्लियर है दिक्कत? अब ये हो गया, थोड़ी भूमिका हो गई। ठीक है, अब भूमिका को और भी विस्तार दे सकते हैं, विस्तार देने की जरूरत नहीं है। हम संक्षेप में आप लोगों को लिखा रहे हैं सब कुछ। अब मेन बॉडी में आते हैं। मेन बॉडी में हम चलते हैं कहा? पहले तो हमने बता दिया कि इतिहास किसके द्वारा जीता गया, लिखा गया है? विजेताओं के द्वारा। और विजेता वह होता व्यक्ति होता है जो वैज्ञानिक होता है, वैज्ञानिक तरीके से कार्य करता है। के सामने अगर समस्या आती है तो समस्या को वह किसी गैर पारलौकिक शक्ति से जोड़ता नहीं है कि ये शैतान का है, ईश्वर का है, क्या हुआ वगैरह वगैरह। वो पुरुषार्थ के आधार पर, तर्क के आधार पर विश्लेषण करता है कि समस्या क्यों आई है और उसका समाधान करता है। समझ में आई बात? अब इतिहास में चले, हम चले इतिहास में। हाँ, कब चले? और इतिहास में भी भाग राजनीतिक आर्थिक सांस्कृतिक ऐसे कर देंगे। इतिहास में सिंपल चलते हैं। सबसे पहले प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत। ठीक है रवि, अब इतिहास में देखिए
प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव किसने रखी? चाणक्य और चंद्रगुप्त ने। चाणक्य ने किसके आधार पर कार्य लिया? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की आधारशिला रखी। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य की सफलता किस पर निर्भर थी? चाणक्य पर। चाणक्य के कहा जाता ब्रेन था कौन? चाणक्य। और चंद्रगुप्त हाथ। चाणक्य सोचता था, चंद्रगुप्त उसको कार्य रूप में परिणत करता था। और चाणक्य कभी दिल नहीं लगाया। क्या लगाया? दिमाग। हर व्यक्ति का चाणक्य ने इस्तेमाल किया। किसके लिए? देश हित के लिए। तो जहां वह देश हित के लिए सोचता है, स्वयं को का बलिदान कर देता है, विवाह नहीं करता है, वहां वो रोमांटिक हो जाता है। कौन? चाणक्य। नहीं समझ में आई बात? और जहां देश हित में वह हर एक व्यक्ति का इस्तेमाल करता है, वहां क्या हो जाता है? वैज्ञानिक। लेकिन ज्यादातर वह कैसा दिखता है? रोमांटिक नहीं दिखता है। ज्यादातर कैसा दिखता है? वैज्ञानिक। है ना? वो घटना जानते हैं ना कि वो पुरु ने कहा कि आधा राज्य दो। ठीक है, अब तो नंद वंश का पतन हो गया, यूनानियों पर हमने जीत हासिल कर लिया, एक साम्राज्य, मगध साम्राज्य स्थापित हो चुका है, आधा राज्य चाहिए। पोरस ने कहा, चाणक्य ने कहा ठीक है। चाणक्य के दिमाग में क्या चल रहा था कि राष्ट्र एक होता है, विभाजन नहीं होना चाहिए। विभाजन अगर होगा राष्ट्र का, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, तो विदेशी शक्तियां आएंगी और जीतेंगी, एक एक करके सबको पराजित करेंगे। क्या किया चाणक्य ने? चंद्रगुप्त और पोरस के सामने शर्त रखा कि सोई हुई अवस्था में जो व्यक्ति गले से माला लेकर आएगा और व्यक्ति उठना नहीं चाहिए, उसी को राज्य मिलेगा। तो क्या हुआ? पोरस गया, चंद्रगुप्त सोया हुआ था। पोरस को लगा अगर माला डालते हैं तब तो ये उठ जाएगा। पोरस आया, बोला कि नहीं, संभव नहीं है, वो तो उठेगा ही। फिर यही समस्या, यही बात चंद्रगुप्त के समक्ष रखा गया। चंद्रगुप्त ने क्या किया? गला काटा और ले आया। उठने की बात ही नहीं है। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा। चाणक्य ने क्या किया? सेल्यूकस को जब चंद्रगुप्त ने पराजित किया, तो वहीं तक चाणक्य ने नहीं छोड़ा। क्या? चाणक्य समझ चुका था कि ये फिर आएगा, ये फिर आएगा। सिकंदर आया था, सिकंदर के ख्वाब को पूरा, सिकंदर तो लौट गया, लेकिन उसके ख्वाब को पूरा करने के लिए उसका सेनापति फिर आया। और चाणक्य जानता था पराजित तो हमने कर दिया है, लेकिन ये फिर आएगा। इसलिए क्या? वैवाहिक संबंध। बेटी यहां रहेगी मगध राजघराने में, तो ये आक्रमण की सोचेगा नहीं। ये क्या हुआ? दिमाग से काम हुआ। रणनीति के आधार पर उन्होंने छोटे छोटे गणराज्यों को एकीकृत कर, विशाल सेना गठित कर सेल्यूकस को पराजित किया और अत्याचारी राजा धनानंद को भी पराजित किया और एक विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और मौर्य साम्राज्य को बाह्य आक्रमण से निष्कंटक बनाने के लिए सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित करवाया, जिसको कार्नेलिया के नाम से जाना जाता है, सेल्यूकस की बेटी। लिखना चाहिए था, तो खाली सुनते जा रहे हो तो लिखोगे कैसे? है? ऐसे इतना सरल है ये कि बाद में भी आप लिख सकते हैं वीडियो सुन के। समझ में आई बात? धीरे धीरे बोल ही रहे हैं, समझना बहुत ऐसे। तो ये क्या हो गया? प्राचीन भारत में आपने उदाहरण दिया किसका? किसका? चाणक्य। चाणक्य क्या है? चंद्रगुप्त हाथ। चाणक्य सोचता है, चंद्रगुप्त उसको कार्य रूप में परिणत करता है। चाणक्य ने राजकाज चलाने के लिए अर्थशास्त्र भी लिखा। चंद्रगुप्त को प्रशासन और राज्य के बारे में समझाने के लिए और इस साम्राज्य की दिशा और दशा, प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए चाणक्य ने क्या लिखा? अर्थशास्त्र लिखा। तो क्या है? यही है ना, यथार्थ है। अर्थशास्त्र पूरी तरह यथार्थ पर आधारित है। मौर्य साम्राज्य खड़ा किया। चलिए, अब मौर्य साम्राज्य से पहले भारत में क्या हो रहा था? कुछ क्रांति हुई है?
क्या धर्म सुधार आंदोलन हुए हैं? जब हमारे समाज और धर्म में रोमानियत बहुत ज्यादा हावी हो गया, जाति प्रथा का रोमानीकरण कर दिया गया, ठीक है, और लोग चाहते थे कि जाति व्यवस्था बनी रहे, यथास्थितिवाद रहे, सब कुछ धर्म पर आधारित हो गया, कह दिया गया ब्राह्मण कुक से पैदा लिया, क्षत्रिय बाहु से पैदा लिया, इसमें कोई तर्क है? नहीं है, रोमानियत है, रोमानियत ही है ना। तब आए कौन? तर्क और विवेक से कार्य करने वाले, बुद्ध और महावीर ने जाति प्रथा का खंडन किया, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन कब हुआ? 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में धर्म सुधार आंदोलन होता है। धर्म सुधार आंदोलन और इसी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कह सकते हैं इसको। जाति प्रथा, कर्मकांड, बहुदेववाद, निरर्थक अंधविश्वासों का बुद्ध और महावीर ने खंडन किया। और सबसे बढ़िया बुद्ध की जो पंक्ति है, बिल्कुल वैज्ञानिक मनुष्य की तरह बुद्ध सोचते हैं, बराबर हम कहते हैं अप दीपो भव, आनंद अपना प्रकाश स्वयं बनो, कोई भी विचार को अपने तर्क और विवेक की कसौटी पर परखो और तब स्वीकार करो। क्या होगा? बुद्ध क्या थे? बुद्ध से बड़ा वैज्ञानिक मनुष्य हुआ ही नहीं विश्व इतिहास में। उन्होंने कोई किताब नहीं लिखा कि इसी किताब पर तुम निर्भर रहना, जो ये कहता है उसको हूबहू मानना है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। क्या कहा? अप दीपो भवा, ठीक है। और धर्म और समाज में जो कुरीतियां थी, जो अप्रासंगिक प्रथाएं थी, रीति रिवाज, अप्रासंगिक रीति रिवाज, कुप्रथाएं, परंपराएं थी, उनका बुद्ध ने तर्क और विवेक के आधार पर खंडन किया, समाज और धर्म को बेहतर बनाने का प्रयास किया, ठीक है। और आज इतिहास किसको याद करता है? बुद्ध को या बुद्ध का विरोध करने वालों? इतिहास चाणक्य को, चंद्रगुप्त को याद करता है, या धनानंद को, या सेल्यूकस को? लिखा कौन इतिहास? भारत का इतिहास किसने लिखा? चाणक्य ने, चंद्रगुप्त ने। इतिहास हमेशा विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। अब पूरा इतिहास लिखना नहीं है, उदाहरण दे दिए, थोड़ा और भी उदाहरण दीजिए। अब आइए, मौर्य साम्राज्य हो गया, कुछ और व्यक्ति का दीजिए उदाहरण। सम्राट अशोक, इसी मौर्य साम्राज्य में अशोक का दे देंगे। अशोक ने तर्क विवेक और यथार्थ के आधार पर कलिंग को जीत कर मौर्य साम्राज्य का के विस्तार को चरम तक पहुंचा दिया। लेकिन जब उसमें रोमानियत आ गई तो सेना को शिथिल कर दिया। परिणामतः अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, ठीक है। अब चलते हैं मध्यकाल में, आते हैं प्राचीन भारत में। आप दे सकते हैं और भी, क्या कहते हैं, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, अशोक है, सॉरी हर्ष है, ठीक है। साउथ इंडिया में है राजराज चोल, राजेंद्र चोल। इन लोगों ने क्या किया? एक सोची समझी रणनीति के आधार पर राजराज और राजेंद्र चोल के साम्राज्य में क्या था? आसियान के बहुत सारे क्षेत्र थे ना, हो जाए बात। मध्यकाल में आते हैं, सबसे बढ़िया उदाहरण है रोमानियत और वैज्ञानिक का। क्या? पृथ्वीराज चौहान और गोरी। पृथ्वीराज चौहान ने गोरी को छोड़ा तराइन फर्स्ट में। हाँ, चौहान और वर्सेस गोरी, तराइन फर्स्ट में गोरी को रोमानियत के प्रभाव में भावना शरणागत है, हत्या करना उचित, छोड़ दिया। लेकिन गोरी ने नहीं छोड़ा। गोरी ने किससे काम लिया? और इतिहास किसने लिखा फिर? गोरी ने। गुलाम वंश की नींव 200 साल तक भारत पर राज किया गुलाम वंश। राज मध्यकाल में क्या चौहान के वंशावली को पढ़ते हैं? गोरी का, गोरी के गुलामों का, गोरी का ही गुलाम था ना कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इल्तुतमिश का गुलाम था, बलबन, नहीं जानते? सब गुलाम ही था, इसलिए गुलाम वंश कहा जाता है। तो ये इसी में तो हो जाएगा ढेर पेज, 2 पेज इसी में चला जाएगा लिखने में। हाँ, अकबर को भी दे सकते। सोची समझी रणनीति थी, तर्क था, तर्क के आधार पर क्या किया? राजपूतों को मिला लिया और राजपूतों को साथ लेकर
यही की शक्ति के द्वारा, यही की शक्तियों को पराजित किया गया। समझ आई बात? राजपूतों को साथ लेकर मुगलों के खिलाफ कौन थे? राजपूत और पठान। राजपूत और पठान। पठान इंडिया को अपना वतन मान चुके थे, तो मुगलों के सामने कौन था? दो शक्ति भारत में, कौन कौन? पठान और राजपूत। क्या किया अकबर ने? तर्क से काम लिया, दोनों से एक साथ लड़ नहीं सकते हैं। क्या किया? राजपूतों के साथ संबंध स्थापित कर लिया, पठान अकेले पड़ गए। राणा प्रताप जब लड़ रहा था तो राणा प्रताप के साथ पठान की सेना भी थी, पठानों की, जानते हैं ना? अकबर ने किससे कार्य लिया? तर्क से, विवेक से, रणनीति। शादी करके, शादी तो वो क्या है, वो शादी क्यों किया? रोमानियत, लव मैरिज था दोनों का। सेल्यूकस से की बेटी से चंद्रगुप्त ने विवाह किया, रोमानियत था, वैज्ञानिकता थी, फिर से अटैक नहीं करेगा। हाँ, एक राणा लड़ते रहे, बाकी सब राजपूत अकबर के हो गए। और अगर राणा की तरह सब लड़ता, हिंदुस्तान का इतिहास ही कुछ और होता। समझ में आई बात? तो हो गया मध्यकाल में, चलते हैं आधुनिक काल में। आधुनिक काल में जो हमारे देश की शक्तियां थी, सभी रोमानियत में रह रहे थे। ठीक है, अवध, बंगाल, मराठा, मैसूर। परिणाम क्या हुआ? वैज्ञानिक शक्तियों से लैस, वैज्ञानिक विचारों से लैस ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी से एक एक करके रजवाड़े पराजित होते चले गए, और अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत पर अपना हुकूमत हासिल कर लिया। और इस क्रम में कुछ ही व्यक्ति थे जो वैज्ञानिक विचारों को रखते थे, जैसे टीपू सुल्तान, हैदर अली, जैसे नाना फडणवीस। लेकिन पूरा भारत रोमानियत में था। समाज में जाति प्रथा, सती प्रथा, कुप्रथा बहुत सारी, धर्म में भी बहुत सारे आडंबर, रोमानियत में जी रहा था। ठीक है, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया? पूरे भारत पर जीत हासिल कर लिया। क्यों? कंपनी के पास वैज्ञानिक सोच था, वैज्ञानिक विचार, वैज्ञानिक अस्त्र। भारतीयों के पास रोमानियत पर आधारित सामंतवाद और एक सड़ा गला समाज जिसमें कई तरह की कुप्रथाएं थी। लोग स्त्री से क्या अपेक्षा रखते थे? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। आधी आबादी तो ऐसे ही निष्क्रिय थी, घरों में कैद। ठीक है, तब फिर समाज को ठीक करने के लिए वैज्ञानिक मनुष्य ने अवतार लिया। मतलब वैज्ञानिक मनुष्य आए भारत में, राजा राम मोहन राय। ठीक हो, आधुनिक भारत में फिर धर्म सुधार आंदोलन होता है, समाज एवं धर्म में सुधार आंदोलन होता है, तो पुनर्जागरण, भारत के पुनर्जागरण कहा गया, भारत का नवजागरण कहा गया। हम लोगों ने सोचना शुरू किया। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बिचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। दिमाग लगाना हम लोगों ने शुरू किया, रोमानियत को छोड़ा। फिर समाज और धर्म में सुधार आंदोलन आरंभ हुआ, राजा राम मोहन राय से लेकर स्वामी विवेकानंद तक। हिंदू धर्म में भी, मुस्लिम धर्म में भी सुधार आंदोलन आरंभ हुआ। और आज इतिहास किसको पढ़ता है? जो राजा राम मोहन राय या विवेकानंद का विरोध करते थे उनको, या राजा राम मोहन राय को कहा जाता है आधुनिक भारत के अग्रदूत। इसलिए इतिहास में वैज्ञानिक मनुष्य की जीत हुई है। किस पर? रोमानी मनुष्य। रोमानी मनुष्य क्या तो चाहता है? जैसा है वैसा ही रहे। क्लियर हो गया? हाँ, कुंवर सिंह के बारे में, वो रोमानियत भी थी, वैज्ञानिकता भी थी, दोनों का समन्वय था। व्यक्तिगत जीवन में तो काफी रोमानी थे, रोमांटिक। देखो, उस दौर का विश्लेषण करना थोड़ा सा संवेदनशील है, विवादित हो जाता है। उस समय जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, उसने दिमाग लगाया। समझ में आ रही बात? उसके घराने, राजघराने बचे रहे। आज देखते हैं स्टेट या राजघराना, तब क्या था? अंग्रेजों का साथ दिया ना। उसने क्या लगाया? कुंवर सिंह ने क्या लगाया?
झांसी की रानी ने क्या लगाया, समझ में आई बात? आए क्या नहीं, वो भी दे सकते हो, लेकिन वो क्या, वो निगेटिव हो गया, दिमाग लगाने का निगेटिव परिणाम हुआ। इन्होंने किसको महत्व दिया, अंग्रेजों के साथ वफादारी को महत्व दिया देशभक्ति की जगह। अब वो बात जब इसका खंडन करेंगे ना, खंडन है सॉरी, वो जब दिखाएंगे तब देखेंगे, लेकिन वो विवादित हो जाता है, फिर उसको संवेदनशील पहलू हो जाता है, उसको हटा देंगे। क्या दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। अब आते हैं आधुनिक भारत में, फिर जब पतन होगा, अंग्रेजों में रोमानियत आ गई। रोमानियत तो नहीं, ये क्या कहते हैं, वैज्ञानिकता बहुत थी अंग्रेजों में, यूरोप में। अब भारतीय शक्तियों की पराजय क्यों हुई, यूरोप वाले पूरी दुनिया पर हावी क्यों हो गए, पश्चिम वाले पूरी दुनिया पर हावी क्यों हो गए, पूरब वाले एक एक कर, एशिया अफ्रीका अरब सबका पड़ा हुआ ना, कि एशिया अफ्रीका यूरोप में जो साम्राज्य था सबका क्या हो गया, पतन हो गया। यूरोप पूरे विश्व पर हावी हो गया, क्यों? क्योंकि यूरोप में पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, प्रबोधन, व्यावसायिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति का युग घटित हुआ। वॉल्टेयर, रूसो, मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारक आए, और इन सभी घटनाओं ने वहां की समाज, संस्कृति, धर्म, ठीक है, जीवन शैली को बदल दिया, हुआ ना। परिणामतः पश्चिम की शक्तियां, ये विश्व इतिहास में फिर हम चले आए, धीरे धीरे पूरे विश्व में हावी होती गई। ईस्ट इंडिया कंपनी या अंग्रेज छोटा सा, वैसा वैसा कितना स्टेट है इंडिया में, छोटा सा है ना, लेकिन वो इतना बड़ा इंडिया पे क्या हो गया, हावी हो गया, इंडिया को जीत लिया। छोटा सा इंग्लैंड, अब वही छोटा सा इंग्लैंड का एक कंपनी, किसके आधार पर, वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक विचार के आधार पर। हम लोग क्या थे, रोमानियत में आपस में ही लड़ रहे थे, हमारा वंश श्रेष्ठ है, हमारा वंश श्रेष्ठ है, हम श्रेष्ठ हैं, हम राजपूत हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम वो शूद्र है, वो वैश्य, अपने ही समाज को खंड खंड करके विभाजित करके रखे हुए थे। तो ऐसा समाज तो पराजित होगा ही। और वहां क्या था, धर्म सुधार आंदोलन, समाज सुधार आंदोलन, वैज्ञानिक क्रांति, प्रबोधन, पुनर्जागरण का युग, व्यावसायिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति हुई कहाँ, यूरोप में आइए। और इस पूरब की जो शक्तियां थी, पूरब का जो साम्राज्य था या भारत, ये अतीत में जी रहा था। ठीक है, ये विश्व इतिहास की बात हो गई, क्लियर है। विश्व इतिहास में यूरोप वाले क्यों हावी हो गए, क्योंकि वहां मध्यकाल, प्राचीन काल में वहां क्या हुआ, सुकरात, अरस्तु, प्लेटो ने क्या वैज्ञानिकता पर जोर दिया, तर्क और विवेक पर जोर दिया। इसलिए कहा जाता है सुकरात ने जो प्याला पिया जहर का, उसमें जहर था ही नहीं। वैचारिक रूप से सुकरात अमर हो गया। अगर भाई सुकरात, अरस्तु, प्लेटो तर्क और विवेक के आधार पर विचार नहीं रखता तो अमर होता नहीं। मध्यकाल के शुरुआत, मध्यकाल के अंत में, मध्यकाल में क्या हुआ, ये रोमानियत आ गई थी, चर्च, राजतंत्र और कुलीन वर्ग वहां का जो था यथास्थितिवादी था। इसके विरुद्ध क्रांति हुई। यहां कौन कौन क्रांति हुई, व्यावसायिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति और पुनर्जागरण, प्रबोधन का युग आया। मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो, लॉक जैसे दार्शनिक आए, फ्रांसीसी क्रांति हुई। परिणामतः यूरोप काफी शक्तिशाली हो गया, ठीक है, और पूरे विश्व पर हावी हो गया। अब फिर अपने भारत में आते हैं। हमारा संविधान क्या है भाई, हमारा भारतीय संविधान क्या है, किस पर आधारित है, वैज्ञानिकता पर। तभी ना समानता का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार है ना। मूल अधिकारों में क्या है, वैज्ञानिकता है ना। चमड़ी के आधार पर या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। और मूल कर्तव्य में वैज्ञानिक मानसिकता पर जोर दिया गया है। मूल कर्तव्य में 51 वैज्ञानिक मानसिकता पर जोर दिया गया है।
11 मूल कर्तव्य पढ़िएगा। भारतीय संविधान क्या है? वैज्ञानिकता का जीता जागता जीवंत दस्तावेज है। तर्क और विवेक से काम लिया गया है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन तक क्या चला? बहस। समझ आई बात? और आज संविधान चला रहा है हमारे देश को। इतिहास लिखा किसने? संविधान निर्माताओं ने। जिन लोगों ने विरोध किया उसको इतिहास याद रखता है? इतिहास खो देता है। क्लियर है? ये तो हो जाएगा, 7-8 पेज में हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है? आगे बढ़े हम। अब देखें, वैज्ञानिक मनुष्य ने रोमानी मनुष्य पर जीत तो हासिल किया, लेकिन इस क्रम में क्या क्या किया? इस क्रम में क्या क्या किया? क्या किया भाई? उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, दास प्रथा, ठीक है, प्रकृति का दोहन खूब अपने हित के लिए। परिणाम क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत क्षरण, अम्ल वर्षा। तो अब वो पहलू लेंगे। वैज्ञानिक मनुष्य ने रोमानी मनुष्य पर जीत हासिल करने के क्रम में क्या क्या समस्याएं? कई समस्याएं। क्या क्या एक समस्या? सब लिखिए। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, कितनी समस्या है दुनिया की। अम्ल ओजोन परत क्षरण, अम्ल वर्षा, परमाणु विध्वंस, परमाणु आतंक, ऐसी समस्याओं को जन्म दिया। हुआ ना? और समाज में क्या हुआ? लोग दिमाग लगाने लगे तो परिवार का विघटन, पति पत्नी का संबंध विच्छेद कब होता है? दिमाग लगता है। परिवार और समाज का विघटन हो रहा है। क्यों? लोग अब क्या लगा रहे हैं? दिमाग। हर चीज में दिमाग। यूज एंड थ्रो। यूज एंड थ्रो संस्कृति, उपभोक्तावादी संस्कृति, अधिक से अधिक उपभोग करने की संस्कृति हावी होने लगी है। हर चीज में लोग क्या देखते हैं? प्रॉफिट। दिमाग लगाते हैं। इससे क्या हो रहा है? व्यक्तिगत संबंधों का, पारिवारिक संबंधों का, मित्रता का, संस्कृति का क्या हो रहा है? विघटन हो रहा है। समाज बिखर रहा है, परिवार टूट रहे हैं। बड़े बुजुर्गों की सेवा करना अतीत का कर्तव्य बन चुका। अब लोग कैरियर पर ध्यान देते हैं। कई जगह कई अवसरों पर ऐसा देखा गया है कि लोग पढ़ लिख लेते हैं, माता पिता ने पढ़ा लिखा दिया, अमेरिका में या विदेशों में शिफ्ट हो गए, और जब माता पिता की मृत्यु हुई तो अंतिम संस्कार में शामिल भी नहीं हुए। ऐसा देखा जा रहा है। ठीक है, ये सारी समस्याएं देखिए आप लास्ट में। तो अंत में क्या कहिएगा? और यह भी दीजिएगा कि अब वैज्ञानिकता इतनी हावी हो गई है कि मनुष्यों ने रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु बम जैसे आविष्कारों को संभव बनाया है। लेकिन इन आविष्कारों में क्या शक्ति है? यह समाज को छिन्न भिन्न कर सकता है। रोबोटिक्स क्या करेगा? बेरोजगारी बढ़ाएगा। रोबोटिक्स ये रोबोट में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स को मिला दिया जाए, ऐसा रोबोट बन जाए जो आदमी से ज्यादा सोचता हो, तो क्या होगा? मनुष्य सभ्यता का नाश होगा। स्टीफन हॉकिंग मरने से पहले उन्होंने कहा, पूर्ण रूप से विकसित रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धि मानवता के विनाश का इतिहास लिख सकता है। मतलब उनके कहने का तात्पर्य यह था कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह विकसित हो गया, रोबोटिक्स पूरी तरह विकसित हो गया, तो मानव सभ्यता का अंत। फिर रोबोट शासन करेगा। समझ आई बात? जैसे रजनीकांत की फिल्म है ना रोबोट, उसमें क्या करता है रजनीकांत लास्ट में? रोबोट उसमें वो चिट्ठी है ना, उसमें इमोशन है। जब रजनीकांत को लगता है कि ये तो हमारे ही इमोशन को मार रहा है, ऐश्वर्या राय से उसको मोहब्बत हो जाता है, तो क्या करता है रजनीकांत?
मार डालता है। लेकिन ऐसा रोबोट भी तो हो सकता है जो पहले ही समझ जाए कि ये मारेगा, तो उससे पहले ही मार दो। समझ आई बात? इसीलिए स्टीफन हॉकिंग ने कहा पूर्ण रूपेण विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स मानव सभ्यता के विनाश की पटकथा लिख देगा। समझ आई बात? और अब क्या हुआ है, लोग फिर से रूमानियत की ओर लौट रहे हैं। योगा, अध्यात्म, देख रहे हैं की ओर भारतीय योग काफी पॉपुलर हो गया है। अध्यात्म को लोग अपनाने लगे हैं, किसके लिए? मानसिक शांति के लिए, सुकून से जीवन जीने के लिए। तो क्या अंत में दीजिएगा? अच्छा, ये भी आप समझ चुके होंगे, एक ही व्यक्ति के जीवन में वैज्ञानिकता भी होती है और रोमानियत भी होती है। तो व्यक्तिगत जीवन में क्या होना चाहिए? वैज्ञानिकता और रोमानियत के बीच समन्वय और संतुलन। केवल वैज्ञानिकता भी पतन की ओर ले जा सकती है और केवल रोमानियत भी व्यक्ति के जीवन को नष्ट कर सकती है। खाली रोमानियत रहेगा तो क्या कीजिएगा? इससे प्रेम करते हैं, वो अगर नफरत करने लगी तो उसको ही मारिएगा, खुद भी मर जाइए। खाली वैज्ञानिकता रहेगा तो हर दिन बदलिएगा, तो वो क्या होगा? अंत में कहीं का नहीं रहिएगा। सब दिन यौवन थोड़ी रहता है, ठीक है? और मानव सभ्यता में भी वैज्ञानिकता और रोमानियत के बीच संतुलन होना चाहिए। दोनों के बीच संतुलन और समन्वय के आधार पर ही मानव सभ्यता का सम्यक विकास संभव है। दोनों का अतिरेक या दोनों की अतिशयता मानव सभ्यता के पतन का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। अतिशयता मतलब समझ गए ना? ज्यादा, जरूरत से ज्यादा, ठीक है? रोमानियत जरूरत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वैज्ञानिकता भी जरूरत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दिल और दिमाग के बीच संतुलन, और इसी के साथ हम भी संतुलन में आ जाते हैं, अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं।